जय हिंद। अब तक हम पढ़ चुके हैं मजदूर आंदोलन क्या था, वो किस तरह से विकसित हुआ। अब इन आंदोलनों में भाग लेने वाले जो ग्रुप्स थे, मजदूरों के श्रमिक संघ जो थे, उनके बारे में आज हम जान लेते हैं। भारत का सबसे पहला मजदूर संघ था एटक, यानी कि अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। 1920 में इसके सबसे पहले अध्यक्ष चुने गए थे, जिनका नाम था लाला लाजपत राय, और इनके महासचिव जो थे उनका नाम था दीवान चमनलाल। लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का सबसे पहले प्रयास किया था। उनके अनुसार साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, यानी कि जिस इलाके में पूंजीवाद आ गया ना, वहां पर साम्राज्यवाद यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार तो वो करना चाहेंगे ही, इसी के साथ सैन्यवाद, वो अपनी सेना को भी सुदृढ़ करेंगे। क्यों? ताकि जो साम्राज्यवाद है वो फले फूले। प्रथम महायुद्ध और रूस की क्रांति, जो बोल्शेविक क्रांति थी, 1917 में हुई थी, इसके पश्चात विश्व में श्रमिक आंदोलन काफी तीव्र गति से विकसित होने लगा और भारत भी इससे अछूत नहीं रहा। भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय जो ये लहर फैली हुई थी, ये वाली भारत तक आकर पहुंच गई और इसी की वजह से अखिल भारतीय श्रम कांग्रेस का जन्म हुआ। 1920 में जन्मे इस संघ ने श्रमिकों में, जो भारतीय श्रमिक थे, इनमें चेतना जागृत की, श्रमिकों को संगठित किया और इनका उदय एक सामाजिक वर्ग के रूप में काफी अच्छी तरह से हुआ। अखिल भारतीय श्रम संघ वामपंथी विचारधारा के प्रभाव में आ चुका था, जिसकी वजह से साम्यवादी विचारधारा इसके ऊपर प्रभुत्व जमा चुकी थी। 1935 और 39 तक तो ऐसी अवधि सामने आ गई थी कि इस श्रम का विघटन हो गया, लेकिन 38 में वीवी गिरी जो थे वो अपने अथक प्रयासों के द्वारा इस संघ को विघटित होने से बचाते हैं और जो विघटित हो भी चुका था जितने हद तक, उसको फिर से पुनर्जीवित करते हैं। इस श्रम की विचारधारा काफ़ी ज़्यादा हिंसावादी है। क्यों? क्योंकि ये लोग ना साम्यवादी प्रभाव में आ चुके हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि जितना भी उत्पादन है, उसका वितरण है या फिर विनियम है, तो इन सभी का ना राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और सभी में समान रूप में बांट दिया जाए, सभी लोगों में, जितने भी भारत में उपस्थित है लोग। तो ये लोग हिंसावादी हैं। इस श्रम संघ की महत्वता 1922 में ही बढ़ गई थी, क्योंकि एक कांग्रेसी और साम्यवादी नेता थे, स्वराज्यवादी नेता, जिनका नाम था CR दास। तो उन्होंने इसकी तीसरी और चौथी बैठक, जो अधिवेशन होता है, उसमें भाग लिया था, उसके अध्यक्ष बने थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने गया अधिवेशन, जो 1922 में हुआ था, उस समय इसको सहमति दे दी थी और इसको सर्वमान्य कर दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसमें सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग, इन दोनों को इस ग्रुप में लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से जो राष्ट्रीय चेतना जागी हुई थी लोगों में, राष्ट्रीय आंदोलन था, इसको टूटने से बचा लिया उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CN एंड्रयूज, JM सेनगुप्त और इसके अलावा सत्यमूर्ति, वीवी गिरी और सरोजनी नायडू, इन सभी नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ निकटतम संबंध स्थापित किए। दूसरा श्रम संघ है हिंद समाज सभा, HMS। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के अगले ही वर्ष यहाँ पर क्या होता है कि समाजवादी पार्टी का गठन किया जाता है और समाजवादी पार्टी अपने स्वयं का एक स्वतंत्र श्रम संघ बनाती है 1948 में, और इसका गठन करके इसका नाम रखती है ये हिंद मजदूर सभा, HMS के नाम से जो जाना जाता है। इसके लगभग 11 वर्षों के बाद क्या होता है कि समाजवादी विचारधारा से के सदस्य होते हैं कुछ, वो अलग होकर यहाँ पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी नामक एक राजनीतिक दल बना लेते हैं और यही दल आगे चलकर अपना एक और ग्रुप बनाता है जिसका नाम होता है हिंद मजदूर पंचायत, जो 1962 से अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। हिंद मजदूर सभा का उद्देश्य क्या था कि भारत का जो श्रम है, श्रम वर्ग है, इसको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना और इनके जितने भी हित हैं उनमें वृद्धि करना। ये लोग शांतिप्रिय थे और शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी मांगों को मनवाने के लिए जोर देते थे। 1953 में ये लोग अपना मंथली न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, जिसमें ये लोग अपने द्वारा उठाई गई मांगों को प्रस्तुत करते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण कोई कार्य है या फिर कोई सम्मेलन है, कोई भी संस्मरण है, उसके बारे में चित्रण करते हैं। आज भी ये संगठन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली में काम करता है और इसके जो सदस्य हैं वो ज्यादातर रेलवे से आते हैं, सूती वस्त्र उद्योगों से आते हैं, कोयला खाने जो होती हैं इस क्षेत्रों से आते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे श्रमिक संगठन की, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय श्रम संघ कांग्रेस, INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1947 में ना गांधी जी के नेतृत्व में एक, मतलब उनके द्वारा जो सिद्धांत पेश किए गए थे, उसी के आधार पर अहमदाबाद में हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? MC बनर्जी। बेसिकली ये जो संगठन था ये श्रमिकों को परामर्श देता था, उनका परामर्शदाता था। तो होता क्या है कि हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ जो गांधी जी द्वारा बनाया गया है, मतलब गांधी जी के नेतृत्व में इनके जो सिद्धांत थे उनके द्वारा बनाया गया है, ये क्या चाहता था कि एनटेक जो हमने सबसे पहले पढ़ा ना, AITUC, अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस, तो चाहता था कि ये एनटेक जो है ये हमारे आले में आके मिल जाए, लेकिन एनटेक इस बात से इनकार कर देता है। तो ये लोग क्या करते हैं अब कि कांग्रेस पार्टी जो है वो श्रमिक नेता इनके जो थे, मई 1947 में एक नई पार्टी बना देते हैं जिसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय श्रम संघ कांग्रेस, यानी कि INTUC।
ये इंटेक है, ठीक है। जो सबसे पहले हमने देखा वो एनटेक था, जिसमें अखिल भारतीय संघ है, ये इंटेक है। अब भैया ये एक ऐसा संगठन था, क्योंकि उस समय भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। तो उसी के द्वारा बनाया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मजदूर जो थे वो इसके साथ आकर जुड़े, तो इसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो गई पूरे भारत में। और इन्होंने क्या किया, इसको फिर ये जो गांधी वाली विचारधारा वाला जो ग्रुप है ना, हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ, इसके साथ जाकर इसको संगठित कर दिया, जोड़ दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये भारत का और भी बहुत ही बड़ा विशाल श्रमिक संघ बन गया, जिसमें गांधी जी की विचारधारा पनप रही थी। अब ये इतना बड़ा फेडरेशन बन गया है, तो इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने जितने भी ये जो श्रमिक वर्ग था, इन सभी को उद्योगों के आधार पर गठित करने का प्रयास किया। इनका मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें सभी को समान अवसर प्रदान हो सके, सभी श्रमिकों को संगठित करा जा सके, श्रमिकों के लिए कार्य किए जा सके और उनके रहने की जो दशाएं हैं उसमें सुधार किया जा सके, श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, उसमें वृद्धि की जा सके। इसी के साथ जो उद्योग होते हैं, अलग अलग उद्योग हैं, तो उनके परस्पर जो विवाद हैं उसको वार्ता द्वारा समझाया जा सके, या फिर किसी समझौते द्वारा उसे हल किया जा सके, या ना कि कोई हिंसक प्रदर्शन हो जाए वहाँ पर। इसी के साथ अगर कोई निर्णय नहीं निकलता है, असफल रहते हैं ये लोग, तो वहाँ पे वोटिंग सिस्टम, एक तरह का क्या बोलते हैं, पंच निर्णय द्वारा फैसला किया जा सके। श्रमिकों में उद्योग तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना, इसी के साथ श्रमिकों की कार्य दशाओं में वृद्धि करना। तो ये सारे कार्य जो हैं, ये सभी इनके उद्देश्य थे। किनके? भारतीय राष्ट्रीय श्रम संघ कांग्रेस के, इंटेक के। इन लोगों ने भी HMS की तरह अपना एक पत्र निकाल दिया जिसका नाम था इंडियन वर्कर्स। तो इंडियन वर्कर्स नामक इनका जो पत्र था, उसमें भी ये लोग अपनी विवादों को प्रकाशित करते थे, जो इन्होंने मसले सुलझा दिए उसको प्रकाशित करते थे। इसी के साथ जो मसले नहीं सुलझाए जा सकते, जैसे कि किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना है, उसके जो लीडर्स हैं वो नहीं मान रहे हैं, और लेकिन मजदूर वगैरह मान गए हैं, तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, ये लोग हड़तालों का सहारा लेते थे। चौथा श्रम संघ है संयुक्त श्रम संघ कांग्रेस, यानी कि UTUC, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जो एटक था ना, अखिल भारतीय श्रम संघ, और इसके अलावा HMS जो था, हिंद समाज सभा, तो हिंद मजदूर सभा, तो इन दोनों से जो लोग निराश हो गए, मतलब इनके द्वारा कुछ निर्णय लिए गए जो अच्छे नहीं लगे मजदूरों को, तो क्या किया, श्रमिक नेता उनमें से निकले और उन्होंने अपना एक नया संघ बना लिया 1949 में, जिसका नाम इन लोगों ने रखा यूटक। यूटक यानी कि UTUC, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। भारत की सरकार ने भी इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब सम्मेलनों में भाग लेने पर या फिर विचार विमर्श करने की मान्यता प्रदान कर दी। लेकिन ये कुछ ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये जो एटक है ना, एटक क्या करता है, एटक कौन सा है, ये अखिल भारतीय, जो अखिल वाला ए, तो आप ऐसे याद रखिए ना, सबसे पहले क्या आया, एटक आया, फिर उसके बाद HMS आया, उसके बाद इंटेक आया, आई, और सबसे 4th नंबर पे कौन सा आया, यूटेक। तो अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं, देखा जाए तो AIU, तो लाइन वाइज आए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो यूटक और एटक है ना, इन दोनों ने अपनी जॉइंट एक असेंबली बनाने की कोशिश की, सभा बनाने की कोशिश की। इस सम्मेलन को इन्होंने कोशिश की कि हम लोग अपने विचार जो हैं वो एक साथ रखें, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए, क्योंकि दोनों के विचार ही अपोजिट है, दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत जा रही थी, इसलिए ये सफल नहीं हो पाया। अब ये जो संघ है ना, यूटेक, संयुक्त श्रम संघ कांग्रेस, UTUC, तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि श्रमिक संघों का केंद्रीय स्तर पर गठन किया जाए। इसके द्वारा क्या होगा कि ये जो श्रमिक संघ जो है, ये जो राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आकर उनकी विचारधारा को फॉलो करने जा रहे हैं ना, उससे अलग हो जाए। मतलब राजनीतिक दलों से पृथक रखना चाहते थे ये लोग, किन्हें, मजदूरों को, श्रमिकों को। लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग आकर जुड़े नहीं, तो ये लोकप्रिय भी नहीं हुआ, और लोकप्रिय नहीं हुआ तो उसकी वजह से इसके जो काम थे वो भी काफ़ी ज़्यादा असंतोषजनक निकल के सामने आए और ये खत्म हो गया। लास्ट है भारतीय श्रमिक संघों का केंद्र, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। अब भैया मुझे मत बोलना कि पहले अल्फाबेटिकली बोल रहे थे, अभी आ गया, थोड़ा बहुत खुद याद कर लो। CITU, ये लास्ट है। 1964 में भारत की साम्यवादी पार्टी जो है ना, राजनीतिक पार्टी, उसमें एक आंदोलन छिड़ जाता है और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। 2 हिस्सों में कौन कौन सा, एक तो भारत की साम्यवादी दल, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी बन जाती है मार्क्सवादी, ठीक है, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। हमने जैसा पहले भी पढ़ा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, यानी कि सबसे पहला जो हमने एनटेक पढ़ी, तो उस पर कौन सी पार्टी का प्रभुत्व था, साम्यवादी पार्टी का। लेकिन अब क्या, साम्यवादी पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई, एक नया दल उभर कर सामने आया, कौन सा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी खुद का एक श्रमिक संघ बना लिया, तो एक नए श्रमिक संघ का जन्म हुआ, जिसे नाम दिया गया भारतीय श्रमिक संघों का केंद्र। इस ट्रेड यूनियन की खासियत ये थी कि जब ये बना ना, अपने बनने के साथ ही इसने कई सारे काम करने आरंभ कर दिए, और ये सफल भी होता गया, बहुत ही जल्दी, तीव्र गति से ये सफल होता गया अपने उद्देश्यों में, जिसकी वजह से इसमें जो मेंबर्स, सदस्य जुड़ रहे थे, वो भी बहुत ही तेज गति से जुड़ने लग पड़े। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए, संविधान निर्मित हो गया था, तो ये चाहते थे कि संविधान में ये जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता होती ही है, जो सरकार हमें प्रोवाइड करवाती ही है, तो उसमें
ये लोग रोजगार के अधिकार को भी जोड़ दें, यानी कि अब सरकार ही सभी को रोजगार प्रदान करेगी, हर एक व्यक्ति को। दूसरा उद्देश्य इनका यह था कि ट्रेड यूनियंस पर ये जो सरकार, राजनीतिक पार्टियां जो डिसीजंस लेती है ना, वो लेना बंद कर दें, ट्रेड यूनियंस को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तीसरा उद्देश्य इनका यह था कि कृषि संबंधों में अमूलचूल परिवर्तन, और इसके अलावा भूमि का जो केंद्रीकरण किया जा रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ लैंड है, इसको भी खत्म किया जाए। इसी के साथ जो व्यक्ति भूमि को जोतता है, यानी कि खेतों को जो बो रहा है, उसी को जमीन का अधिकार दे दिया जाए, जमीन का जो वितरण है उनमें कर दिया जाए। इनका चौथा उद्देश्य था कि जितने भी ट्रेड यूनियंस इंडिया में है ना, इन सभी को एक कर दिया जाए, क्योंकि ये सब एक होंगे और एक होकर जब आवाज उठाएंगे ना, तो सरकार को इनकी एक्चुअल शक्ति का पता चलेगा। और लास्ट में पांचवा उद्देश्य इनका ये था कि जितने भी उद्योग है उन सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, कोई भी प्राइवेट उद्योग एग्जिस्ट ना करे। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख श्रमिक या फिर मजदूर संघ। अब हम बात कर लेते हैं श्रमिक संघों में क्या दोष थे। देखिए, भारतीय श्रम संघ आंदोलन ने न केवल भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बल्कि इसी के साथ श्रमिक वर्ग जो है उसका सामाजिक और आर्थिक स्तर भी काफी ज्यादा ऊंचा कर दिया था इन्होंने। इसी के साथ श्रमिकों की इस एकता और सहयोग के कारण लोगों में भाईचारे की भावना को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला। फिर भी भारतीय श्रमिक संघ जो है ना, इनका विकास जो है वो पश्चिमी देशों में, जो पाश्चात्य देशों में श्रमिक संघ थे, उनकी तरह सुसंगठित तरीके से नहीं हो पाया। वो लोग तो सारे एक ही ग्रुप से जुड़े हुए थे और काफी पावरफुल उनके ग्रुप्स थे। इसलिए आज हम देखते हैं कि अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है कि वो लोग ना 6 घंटे 8 घंटे काम करना ही प्रेफर करते हैं, और इसके अलावा छुट्टी लेना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन वहीं इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन आप ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाओ, कोरिया में जाओ, जापान में तो बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ पर अगर आप 18-18 घंटे काम करते हो ना, तो आप बहुत अच्छे हो, देश के लिए भी काफ़ी अच्छे सम्मान से देखे जाते हो। लेकिन अगर आप कभी बीमार हो गए, या फिर किसी को प्रेगनेंसी, या फिर कोई वैसे ही कोई छुट्टी लेना चाहता है, तो उसे बहुत ही नीच नज़रों से देखा जाता है। भले ही 1 दिन की हो, तो 1 दिन की छुट्टी के लिए भी उसे काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि जापान से काफ़ी सारे लोग माइग्रेट करके वापस दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, खुद जापानी भी, और वहाँ पर जो वेस्टर्न लोग गए थे काम करने, वो भी। क्योंकि हम लोग की आदत क्या है, कभी भी छुट्टी ले लेंगे जब मन किया, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो भारत में हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सारी छूट मिली, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो भैया इतनी छूट मिल गई है कि लोग जब चाहे काम पर जाते हैं, जब चाहे नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ पे तो चलो छुट्टी तो लेनी मांगनी पड़ती है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में छुट्टियाँ लेना अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग ना एक सुसंगठित जो उनका श्रमिक संघ है वो रहा, जो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि श्रमिकों पर कोई आँच नहीं आने देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जापानीज कंट्रीज़ जैसे जापान हो गया, ईस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर छुट्टियां लेना अच्छा नहीं माना जा रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि उन देशों में श्रमिक संघ इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं है। भारत में हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनसे तो अच्छे ही हैं। और अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत ही अच्छी तरह से। तो भारत में इनके क्या दोष थे, इनके बारे में जान लेते हैं हम। सबसे पहला है स्थायी श्रम शक्ति का अभाव। स्थायी श्रम शक्ति का अभाव कैसे? तो देखिए, भारत में जितने भी श्रमिक आते हैं ना, वो सारे गाँव के इलाकों से आते हैं। समय समय पर गाँव से आते थे और वहीं वापस चले जाते थे। शहरों में नहीं रहते थे। जहाँ पे उद्योग हैं उन शहरों में ना ये रहते थे। परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पर बहुत कम होता था लोगों का, जिसकी वजह से जब इन श्रमिक जो वर्ग है या फिर संघ जो हैं, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को जब लोगों की ज़रूरत होती थी तो ये लोग यहाँ पर उपस्थित ही नहीं होते थे। तो ये ना ही श्रमिक लोग ज़्यादा इनसे जुड़ते थे, क्योंकि उन्हें पता है हम कमाएंगे और गांव में चले जाएंगे, थोड़ी बहुत जो परेशानी हो रही है वो झेल लेंगे, नहीं तो बड़े लेवल पर हुई तो ये लोग तो संभालने के लिए हैं ही। तो इसकी वजह से जो श्रमिक संघ हैं ये एक स्थायी रूप से नहीं पनप सके, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में पनपते हैं। तो सबसे बड़ी कमजोरी इनकी यही थी कि इनके पास एक शक्ति का अभाव था, स्थायी शक्ति का अभाव था। दूसरा दोष था गरीबी और निम्न मजदूरी। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, और भारत के मजदूर तो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। मुश्किल से जो जीवन निर्वाह योग्य चीज़ें होती हैं वो भी ये लोग अच्छी तरह से नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि इनके पास जो मूल्य इन्हें मिल रहा है, जो शुल्क इन्हें मिल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता था, वेतन काफ़ी कम होता था। तो श्रमिकों के कम वेतन की वजह से ये लोग जो अमाउंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट नहीं करवा पाते थे अपनी गरीबी से निकलने के लिए, गरीबी से इतने ज़्यादा ग्रस्त होते थे। तो इसलिए जो श्रमिक वर्ग जो है, श्रमिक वर्ग नहीं, श्रमिक संगठन जो है, वो अपने आप को विकसित नहीं कर पाए और वे कमजोर हो गए आर्थिक रूप से। तीसरा दोष था असंगठित करने वाली शक्तियां। असंगठित कैसे? तो देखिए भैया, भारत के जो कृषि थे, श्रमिक थे, तो श्रमिकों में एकता का अभाव देखने को मिलता था। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर। हालांकि रंग यहाँ पर नहीं आप लिख सकते, ठीक है, ना ही लिंग लिख सकते हो, क्योंकि लिंग के आधार पर लड़कियां आती ही नहीं थी उद्योगों में काम करने। तो वेशभूषा वगैरह के नाम पर इनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। तो एकता का काफ़ी ज़्यादा अभाव था। इसी के साथ जो उद्योगपति होते थे ना, वो इनकी एकता जो इनमें
फूट डालो राज करो की नीति जैसे अंग्रेजों ने चलाई थी, उसी प्रकार से फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया और श्रमिकों का जमकर शोषण किया। चौथा दोष था बाहरी नेतृत्व। अब देखिए जो श्रमिक संघ थे ना, इनके जो मेन लीडर्स होते थे ना, ये बाहरी मुल्क में रहते थे, बाहरी व्यक्ति होते थे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि श्रमिकों की जो मांग है ये सुन तो पा रहे हैं, लेकिन इनके पास खुद के पास टाइम नहीं है कि उन श्रमिकों की मांग को उद्योगपतियों के सामने जाकर रखें या फिर किसी नेता के सामने रखें, किसी भी बड़े लेवल पर उसको रिप्रेजेंट करें। तो इनके पास टाइम नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते थे, श्रमिकों को काफी ज्यादा गुमराह करते थे। तो ये बहुत ही बड़ा दोष था इनका। पांचवा दोष था राजनीतिक दलों से संबंधित। भारतीय श्रम संघ जितने भी थे ना, वो सभी कमजोर थे। कमजोर क्यों रहे? क्योंकि सबसे मेन चीज कारण ये थी कि वे किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते थे। राजनीतिक दल इन पर आधिपत्य जमाते थे और क्या करते थे, अपने स्वार्थ के अनुसार इन औद्योगिक श्रमिकों का शोषण करते थे। ठीक है, उन्हें ललचाते थे और उनसे वोट लेते थे। तो शुरू से ही होता हुआ आया है। वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि एटक, इंटेक, हिंद मजदूर सभा, संयुक्त श्रम संघ कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ और इसी के साथ एक और था हिंद मजदूर पंचायत। तो ये सारे ग्रुप क्या कर रहे हैं, ये सब राजनीतिक दलों से संबंधित है और राजनीतिक दल इन लोगों का अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें भड़काते हैं। किसी और पार्टी को अगर गिराना है तो अपने ग्रुप को बोलेंगे कि भैया तुम जिस उस पार्टी के रूलिंग एरिया में हो तो वहाँ पर जाके हड़तालें कर दो, वहाँ पर ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो ये सब करते थे और कांग्रेस इस मामले में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती थी। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो श्रमिक वर्ग जो है ना, इनका एक्चुअल में जो ग्रुप बना है, ये ग्रुप आंदोलन ना बनकर एक राजनीतिक विचारधारा का शिकार बन के रह गया। सिक्स्थ है अधिक घंटे काम करवाया जाना और निम्न जीवन स्तर। भारतीय श्रमिकों को कम मजदूरी देकर उनसे ज़्यादा काम लिया जाता था, जिससे कि उनका जीवन स्तर काफ़ी ज़्यादा निम्न था। कार्य के घंटे लंबे होते थे और कार्य करने के बाद श्रमिक काफ़ी ज़्यादा थक जाते थे। अब इस थकान के कारण और इस खराब दशा के कारण क्या हुआ कि ये लोग है ना, अलग से टाइम नहीं निकाल पाते थे अपने श्रमिक संघ जो है उसके लिए। तो उसके कार्यों में ये लोग ज़्यादा समय तक सक्रिय नहीं रह पाते थे, सक्रिय रूप से भाग ही नहीं ले पाते थे। तो जब संघ के कार्यों में श्रमिकों की रुचि ही नहीं होती थी, रुचि ही नहीं लेंगे तो उससे क्या होगा, श्रम संघ जो है ना वो सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। छठा दोष था मालिकों का विरोधी रुख। अब देखिए क्या होता था कि जो संगठन है ना, संगठन के लीडर्स हो गए एक तरफ, दूसरी तरफ मिलों के मालिक हो गए। तो मिलों के मालिकों का दृष्टिकोण क्या था कि भैया हम कोई भी कानून बनाते हैं अपने फायदे के लिए, तो ये श्रमिकों के लीडर है, ये लोग क्या करते हैं, आके इसका विरोध करते हैं और इसको अपने रुख में कर लेते हैं। ऐसे तो हमें नुकसान हो जाएगा, कैपिटलिज्म बर्बाद हो जाएगा। तो वो क्या करते थे, अपने पास गुंडे रखते थे या फिर इनके जो लीडर होते हैं ना, श्रमिक संघ के लीडर होते थे, इनका स्थानांतरीकरण कर देते थे, ट्रांसफर कर देते थे, इधर से उधर भेज देना उनको निकाल देना जॉब से ही। और इसके अलावा गुंडे रखते थे अपने पास, लोग श्रमिकों में आपस में फूट डालते थे। तो कई प्रकार के कार्य करते थे, जिसकी वजह से जो श्रमिकों के इनके जो नेता होते थे श्रमिकों के, वो पीछे हटते गए। और वो पीछे हट गए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि श्रमिक संघ में जो लोग हैं वो भी कम भाग लेने लग पड़े। मालिक जो होते थे वो श्रम संघ को मान्यता नहीं देते थे और संघ जो है वो पदाधिकारियों को रिश्वत देकर अपनी ओर कर लेता था। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों में फूट पैदा हो रही है। नेक्स्ट है जॉबर्स, यानी कि जो जॉब लेना चाहता है तथा मध्यस्थ जो जॉब दे रहा है। तो इन दोनों का विरोधी रुख। श्रमिकों को भर्ती करने के लिए जॉबर्स तथा मध्यस्थों का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। वे क्या करते थे, कारखानों के पुराने और अनुभवी श्रमिक होते थे और ये नए श्रमिकों को भर्ती करने के लिए उनका एग्जामिन करते थे। ये श्रमिकों का विभिन्न रूपों से शोषण करने का प्रयास करते थे। ये श्रमिकों को नौकरी से हटाने और उनकी जगह नए श्रमिकों को रखने की धमकियां भी देते थे। और इनके पास ना कुछ महत्वपूर्ण अधिकार भी होते थे, यही कि आप हटा भी सकते हो, नए व्यक्ति को रख भी सकते हो। तो श्रम संघों ने क्या किया, श्रमिकों ने क्या किया, संगठन बनाया, श्रम संघ बन गया। तो श्रम संघों के गठन के कारण ये जो जॉबर्स होते हैं ना, मध्यस्थ जो जॉब दे रहे हैं, तो इनकी दाल नहीं गलती थी, क्योंकि ये तो पैसे लेके भैया लोगों की एंट्री करवा लेते थे जॉब में और उसको निकाल भी देते थे अगर किसी ने हफ्ता नहीं दिया तो इस तरह से इन लोगों की दाल जो है ना गल नहीं रही थी श्रमिक, क्योंकि श्रमिक संघ जो है वो इसका ऑब्जेक्शन करते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनके जो अधिकार होते थे ना वो समाप्त होते गए, किनके, जॉबर्स के और मध्यस्थों के, जो जॉब दे रहे हैं। तो जो लोग नौकरी दे रहे हैं ना, वो लोग क्या करते थे, इन श्रमिक संघों के रास्ते में अड़चने पैदा करते थे, इनके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाते थे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये जो सुदृढ़ श्रम संघ है ना, इनका गठन ही नहीं हो पाया। लास्ट पॉइंट है श्रम संघों का बाहुल्य। भारतीय श्रम संघ आंदोलन का सुदृढ़ विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इनकी बहुत सारी संख्या थी, बहुत सारी संख्या में ये विकसित हो चुके थे। इनमें श्रम संघ जो थे, इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी, श्रमिकों के हित जो है वो आपस में टकराते रहते थे, जिसकी वजह से वो अपने जो निजी हित जो होते हैं वो पूरा करने के चक्कर में जो सार्वजनिक हित हैं वो पूरे नहीं हो पाए। भारतीय श्रम संघ अधिनियम भी लाया गया था 1926 में, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को यह अधिकार दे दिया गया था कि आप सभी ग्रुप बनाकर
एक संघ का निर्माण कर सकते हो, जिसकी वजह से इतने सारे संघ बन गए कि भैया आपस में प्रतिद्वंदिता चलने लग पड़ी। अब इस प्रस्ताव के कारण कई संघ उपस्थित हो गए। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी 3rd यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है आपका बाहरी व्यापार या फिर मूल्य आंदोलन क्या होते हैं, आधुनिक बैंकिंग किस तरह से शुरू हुई। ये वाला टॉपिक मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारा का सारा ब्रिटेन और जो हम पर जो जिन्होंने उपनिवेश बनाया था हमें, तो उनके पर्सपेक्टिव से है। तो इसमें आपने पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम का जो हमारा व्यापार था उसके बारे में पढ़ लेना, उसके पहले का वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम का, उसके बाद का वर्ल्ड वॉर 2 का आ जाता है, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का व्यापार था, अंग्रेज छोड़ के गए, उसके बाद व्यापार कैसा था हमारा, विदेशी व्यापार की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके बारे में पढ़ लेना। विदेशी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा जो किया जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के समय भारत में किस प्रकार का व्यापार किया जा रहा था, विदेशी व्यापार जो है, और उसके बाद जो क्राउन आ जाता है तो क्राउन के टाइम में किस तरह से व्यापार किया जा रहा था, तो उस समय कौन कौन से उद्योग थे, इनके बारे में भी, चीनी उद्योग, चमड़ा, कागज़, कोयला, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, शीशा वगैरह, लोहा, इस्पात, पटसन वगैरह, तो वही सब चीज़ें इसमें दोबारा आ सकती हैं। औपनिवेशिक काल में भारतीय व्यापारियों को किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा व्यापार करने में, इसके बारे में आप जरूर पढ़ना। इसके बाद एक क्वेश्चन आपने पढ़ना है प्राइस मूवमेंट, मूल्यों की जो गति होती है वो किस तरह से बनी, तो प्राइस मूवमेंट के बारे में आप पढ़ लीजिए। जब आप ये पढ़ोगे तो इसी के बाद आपको बैंकिंग प्रणाली किस तरह से भारत में उदय हुआ, उसका विकसित हुई, और किस तरह से ये पूरे भारत के जो मुद्रा मान जो है उसको लेकर चलती है, तो इसके बारे में आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। भारत में मुद्रा व्यवस्था कैसी थी, मुद्रण प्रणाली कैसी थी, मुद्रण नीति कैसी थी अंग्रेजों की, इसके बारे में आपने देखना है। साख क्या होता है, साख के बारे में जरूर पढ़िएगा, इसके लाभ क्या होते हैं, हानियां क्या होती हैं। साख मींस क्रेडिट, तो क्रेडिट 3 तरह का होता है, ठीक है, विश्वास पर आधारित होता है, एक समय पर आधारित होता है, और एक धनराशि जो हम देखते हैं उसके ऊपर आधारित होता है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सब चीजें आप खुद से कर लीजिएगा। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना, और इसी के साथ हमारे जो आर्थिक राष्ट्रवाद है उसका उदय किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।